जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यालयपुर में स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं टॉपिक वाइज यूनिट फर्स्ट फॉर MPPSC। और जिसमें अभी हम MP का इतिहास डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में पढ़ना है? हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे टॉपिक ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है, जिसमें हमारा अभी फर्स्ट टॉपिक चल रहा है। MPPSC के लिए फर्स्ट यूनिट है और ये फर्स्ट टॉपिक, ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। चलिए अब इसके हम आगे देखते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है हम उसे देख लेते हैं। अभी हमने कल क्या देखा था? तो कल हमने आपके मेकल के पांडव देखे, आपके पुष्पभूति वंश देखा, नल वंश देखा, फिर इसके बाद परिव्राजक वंश देखा, ओलिकर वंश देखा। अब इसी सीरीज में अब हम आगे चलते हैं और आज के हम राजपूत वंश के बारे में देखते हैं। राजपूत वंश के बारे में ज़्यादा फैक्ट नहीं है, बिल्कुल थोड़े से फैक्ट हैं जो आपके लिए हेल्प करेंगे, है ना। चलिए हम उनके बारे में देख लेते हैं, जो दो एक फैक्ट हैं जो हमारे राष्ट्रकूट वंश के बारे में है। फिर इसके बाद हमारा चालू हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश, जो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे और इसके बाद जो आने वाला चंदेल वंश है उससे मध्य प्रदेश में ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हम फिर उनको डिटेल में देखेंगे। चलिए हमारा ये वंश आज हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारा वंश आज का है आपका, हम देख रहे हैं आपका राष्ट्रकूट वंश। चलिए अब हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में कुछ देखते हैं। अब देखिए राष्ट्रकूट जो थे वो वैसे है ना, मूलतः कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। ये कहाँ के थे? ये मूलतः महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? मूलतः, मैं लिख देती हूँ इसको, ये मूलतः महाराष्ट्र के थे ना, है ना। ये मूलतः कहाँ के थे? तो ये मूलतः महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे ये मूलतः? तो ये मूलतः महाराष्ट्र के थे, है ना। ये आप याद रखिएगा, मूलतः महाराष्ट्र, मूलतः महाराष्ट्र के थे। इन लोगों ने क्या करा तब, अब धीरे धीरे क्या इन लोगों ने अपने राज्य का विस्तार करा, जिसमें से गुर्जर प्रतिहार की एक जिसमें से राष्ट्रकूट जो वंश था उसकी एक शाखा कहाँ पर आके बस गई? बैतूल में आकर बस गई, है ना। इनकी एक शाखा कहाँ पर? एक शाखा कहाँ पर आकर बस गई? एक शाखा आपके बैतूल वाले एरिया में आकर रहने लगी। कहाँ पर आकर रहने लगी? बैतूल वाले एरिया में आकर रहने लगी। और ये कब आए थे? नवीं शताब्दी में आए थे। कब आए थे? नवीं शताब्दी में आकर ये कहाँ पर बच गए थे? सदी में आकर कहाँ पर बच गए? आपके बैतूल में आकर अपना शासन करने लगे। एक राजा इसके हुए थे युहासुर। क्या हुआ था? युहासुर। इनके बारे में हमारे मध्य प्रदेश से पता चलता है। इनके एक राजा थे, इनका नाम मैं लिख देती हूँ। इनके एक राजा थे जिनका नाम था युहासुर। युहासुर के जो है इनके बारे में हमें कहाँ से, ये राजा हैं यहाँ के, इनके बारे में, क्योंकि देखिए सबके बारे में मध्य प्रदेश से जानकारी नहीं मिलती। जिनके बारे में इंफॉर्मेशन, अभिलेख, ताम्रपत्र, शिलालेख मिले हैं, केवल उनके बारे में हम मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं कि इनका संबंध भी मध्य प्रदेश से रहा होगा। ऐसे ही इनके बारे में हमें क्या मिला है? एक अभिलेख मिला है ना, जिससे हमें ये पता चलता है, ताम्रपत्र मिले हैं, है ना। इनका हमें ताम्रपत्र मिला है। क्या मिला है? ताम्रपत्र। अब ये हमें ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हमें प्राप्त हुआ है, एक तो आपका ताम्रपत्र जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है तिसरखेड़ी। कहाँ से हुआ है? तिसरखेड़ी। तिसरखेड़ी के बाद एक हमें प्राप्त हुआ है मुलताई से। एक कहाँ से प्राप्त हुआ है? मुलताई से। एक हमें प्राप्त हुआ है मुलताई, एक तिसरखेड़ी से प्राप्त हुआ है, एक हमें मुलताई से प्राप्त हुआ है ना। दो अभिलेख हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब ये है ना महाराष्ट्र में भी कहाँ से थे? तो मानखेत एक स्थान है महाराष्ट्र का, ये वहाँ पर मिलते, वहाँ पर ये राज का स्टार्ट हुआ वहीं के हैं, क्योंकि जो आपके राष्ट्रकूटों ने ही वहाँ पे जो एलोरा शिव का मंदिर है उनका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। तो ये मूलतः वैसे महाराष्ट्र के हैं, पर इनकी एक शाखा आकर मध्य प्रदेश में बस गई थी। और वो कहाँ बसी थी? आपके बैतूल में आकर बस गई थी। कहाँ बस गई? आपके बैतूल वाले एरिया में आकर बस गई थी। अब जो गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को परास्त किया था। अब ये नागभट्ट किस वंश से संबंधित है? तो नागभट्ट जो है आपके, ये आपके प्रतिहार वंश से संबंधित है, इसलिए इसके बारे में बताया जा रहा है। इनने नागभट्ट सेकंड को क्या करा था? परास्त करा था, है ना। एक और लिख लीजिए, इन्हीं है ना, क्या नाम है? राजा गोविंद ने। किसने? राजा गोविंद ने। इधर लिख देती हूँ आपके लिए,
देखिए, राजा गोविंद राजा गोविंद ने क्या करा था, नागभट्ट सेकंड को, किसको, नागभट्ट सेकंड को क्या करा था इनने, नागभट्ट सेकंड को पराजित किया था, पराजित किया है ना। नागभट्ट सेकंड को क्या करा था इनने, पराजित किया था। और फिर इसके बाद पराजित करने के बाद उज्जैन में क्या लगाया था, दरबार लगाया था। पराजित किया, पराजित करने के बाद क्या कर दिया इनने, है ना, पराजित करने के बाद, है ना, उज्जैन में दरबार लगा, पराजित किया, पराजित करने के बाद उज्जैन में क्या करा, उज्जैन में दरबार लगाया, है ना, उज्जैन में दरबार लगाया, है ना, उज्जैन में क्या करा, दरबार लगाया। ये आप याद रखिएगा। बस इनके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है हमारे मध्य प्रदेश में वो हमने आपको दे दी है। चलो अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हमारा ये है कि मूलतः महाराष्ट्र के थे, एक शाखा बैतूल में आके नवी सदी में बस गई थी। युहासुर एक राजा है यहाँ के, जिनका हमें ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है, जो कहाँ से मिलता है, तीसरखेड़ी और मुल्ताई से मिलता है। दो जगह से मिलता है, एक तीसरखेड़ी और एक मुल्ताई से, जिसके हमें ये पता चलता है कि हाँ, इस वंश के कोई राजा थे जो कहाँ पर आकर बसे थे, हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल वाले एरिया में आकर बस गए थे, है ना। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हमारा वंश स्टार्ट होता है गुर्जर प्रतिहार वंश। ये मध्य प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार, चंदेल हुए, परमार वंश हुआ, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारे मध्य प्रदेश में जो 3 इम्पोर्टेंट राजवंश हैं हम उनके बारे में पढ़ें, जिसमें से पहला हमारा इम्पोर्टेंट राजवंश है आपका गुर्जर प्रतिहार। क्या पढ़े हैं हम, गुर्जर प्रतिहार। चलिए इसमें इम्पोर्टेंट राजा इसका कौन है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और हमारी क्लास कैसी लग रही है इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ सब लोग लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिले उस कंटेंट से आपको, और आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको पूरा कंटेंट दिया जा रहा है एमपी हिस्ट्री का, तो अगर आपने ये क्लासेस ले लेंगे तो इसके अलावा आपको कोई और क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कंटेंट हम एक ही क्लास में आपको दे रहे हैं। हिस्ट्री से रिलेटिव और वो वंश हम पढ़ा रहे हैं जो आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेंगे, हम बिल्कुल डीपली पढ़ा रहे हैं आपको। तो इसलिए आप प्लीज़ हमारी मेहनत को सराहना करें, हमारे लिए लाइक करें हमारे चैनल को, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर ज़रूर करा करें, और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करा करें। चलिए अब हम हमारे कौन सा वंश देखते हैं, अब हम गुर्जर प्रतिहार वंश देखते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ आपको। मूलतः ये कहाँ के थे, तो ये मूलतः राजस्थान के थे। कहाँ के थे, जोधपुर राजस्थान के थे। वहाँ पर राजा हुए थे हरिश्चंद्र, है ना, वहाँ पर राजा हुए हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा कहाँ पर आ गई थी, मध्य प्रदेश में आ गई थी। कहाँ आई थी, उज्जैन में आई थी। और इसे लेकर कौन आया था, तो नागभट्ट प्रथम लेकर आए थे। कौन आए थे, नागभट्ट प्रथम लेकर आए थे। चलिए अब हम लिख देते हैं ये मूलतः कहाँ के हैं, तो ये मूलतः, है ना, मूलतः कहाँ के हैं, ये राजस्थान के हैं, मूलतः राजस्थान के, है ना। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किस राज्य से संबंधित है, तो है तो मध्य प्रदेश से, मगर उसमें मध्य प्रदेश अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस राज्य से आए, मतलब ये मूलतः राजस्थान के थे, ये आप याद रखिएगा। कौन, गुर्जर प्रतिहार। अब राजस्थान में इनकी सत्ता को किसने स्थापित करा था, राजस्थान में, तो कौन संस्थापक थे, हरिश्चंद्र। कौन थे आपके, हरिश्चंद्र जो है इस वंश के संस्थापक, हरिश्चंद्र जो थे, राजा हरिश्चंद्र जो थे, है ना, उनने इस वंश की स्थापना करी थी। कहाँ पर, आपके राजस्थान में की स्थापना करी थी, द्वारा स्थापित हुआ था। कौन सा, गुर्जर प्रतिहार वंश स्थापित हुआ था, ये आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इनके एक राजा होते हैं नागभट्ट प्रथम। कौन होते हैं, नागभट्ट प्रथम। इनमें से नागभट्ट जो प्रथम थे, नागभट्ट प्रथम क्या करते हैं, है ना, इसकी एक शाखा को कहाँ ले आते हैं, उज्जैन, है ना, एक शाखा, है ना, क्या करते हैं, एक शाखा कहाँ ले आते हैं, आपके
उज्जैन ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? उज्जैन, है ना। कहाँ ले आते हैं? उज्जैन। कब ले आते हैं उज्जैन में? तो ये ले आते हैं 70, कब ले आते हैं? 730 से लेके 756 ईस्वी के अंतर्गत ले आते हैं। कब ले आते हैं? 730 से लेके 756 ईस्वी के अंतर्गत ये से ले आते हैं। कहाँ पे स्थापित कर देते हैं ये? तो उज्जैन में इस छत्ता को स्थापित कर देते हैं। चलिए अब हम नागभट्ट प्रथम के बारे में देख लेते हैं। अब नागभट्ट प्रथम जो थे इनके बारे में देखते हैं। तो राजा जो नागभट्ट प्रथम थे, इनने क्या करा, इनके बारे में बताती हूँ। नागभट्ट, सेकंड पेन चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। चल अब देखिए, ये लिखते हैं। अब जो नागभट्ट प्रथम थे, इनने क्या करा था? अरबों के आक्रमण को क्या करा था? अरबों की आक्रमण को क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। आक्रमण को क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। अरबों के आक्रमण को क्या कर दिया था? इनने विफल कर दिया था, है ना। फिर इनके उत्तराधिकारी हुए थे वत्सराज। कौन हुए थे? वत्सराज। इनके उत्तराधिकारी कौन हुए थे? तो इनके उत्तराधिकारी हुए वत्सराज। तो उत्तराधिकारी कौन हुए? उत्तराधिकारी हुए आपके वत्सराज। उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो राजा थे वत्सराज, है ना। वत्सराज, ये आप याद रखिएगा। वत्सराज कौन बने थे? यहाँ के राजा बने वत्सराज। चलिए अब हम आगे देखते हैं वत्सराज के बारे में, है ना। किसके बारे में देखते हैं? वत्सराज के बारे में देखते। चलिए अब मैं आपको वत्सराज के बारे में लिखवा देती हूँ कुछ फैक्ट्स। अब राजा वत्सराज यहाँ के शासन बने। अब हम राजा वत्सराज को डाल लेते हैं ना। अब हमने वत्सराज जी के बारे में डाल लिया। वत्सराज ने क्या करा था? अपने राज का विस्तार करा। इनने क्या करा? राज का विस्तार करा, मतलब पास की जगहों को जीता, राज का विस्तार करा, आसपास के जो भी राज्य थे उन पे जीता, है ना। इनने त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसमें क्या करा था? भाग लिया था, है ना। त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसमें क्या करा? इनने भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, अच्छा ये बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच में हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। पर पहले आप ये कमेंट करिए कि किन किन राजवंशों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो इनने त्रिपक्षीय जो संघर्ष है इसमें भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया था? भाग लिया था, है ना। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से थे? तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? एक तो राष्ट्रकूट हुए थे, है ना। राष्ट्रकूट के बाद आपके आ जाएंगे राष्ट्रकूट प्लस आपके प्रतिहार। कौन से? गुर्जर प्रतिहार, है ना। पाल थे प्लस प्रतिहार, यानी जिन्हें हम बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार, है ना, जिनके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार। इन लोगों के बीच में क्या हुआ था? आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ये आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद राजा आ जाते हैं, इसमें दूसरे राजा आ जाते हैं आपके। उनका नाम क्या है दूसरे राजा का? तो उसमें दूसरे राजा का नाम है आपके, अब हम किसके बारे में देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं आपके, अब हम आगे वाले राजा के बारे में देख रहे हैं। अब हम राजा कौन से देख रहे हैं? नागभट्ट सेकेंड। क्या देख रहे हैं? नागभट्ट द्वितीय, है ना। किसके बारे में देख रहे हैं? नागभट्ट द्वितीय। इनने क्या कर लिया था? इनने कर लिया था कन्नौज पर अधिकार। क्या कर लिया था? कन्नौज, जो कन्नौज है ना, इनने क्या कर लिया? कन्नौज पर कर लिया अधिकार, है ना। कहाँ पर कर लिया? कन्नौज पर कर लिया अधिकार। कन्नौज पर अधिकार कर लिया, है ना। कन्नौज पर कर लिया अधिकार। कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर अधिकार करने के बाद क्या करा इनने? कन्नौज पर जो अधिकार कर त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार विजय हो गए थे। इनने क्या कर लिया? कन्नौज पर कर लिया अधिकार, और त्रिपक्षीय जो था उसमें क्या हो गए थे? इनके समय त्रिपक्षीय में क्या हो गए थे? प्रतिहारों की विजय हो गई थी। त्रिपक्षीय में क्या हो गई थी? प्रतिहारों की विजय, है ना। त्रिपक्षीय में देखो, त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष में
त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार क्या हो गए थे, विजय हो गए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों की क्या हो गई थी, विजय, है ना। प्रतिहारों की क्या हो गई थी, तो प्रतिहारों की हो गई थी विजय। प्रतिहारों की क्या हो गई थी, विजय हो गई थी। प्रतिहारों की क्या हो गई थी, आपकी विजय हो गई थी। फिर जब प्रतिहारों की विजय हुई, लेकिन जो राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय हैं उनने वापस इनको क्या दे दी थी, शिकस्त दे दी थी, है ना। फिर त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उनमें इनकी विजय तो हो गई थी, पर इनको क्या कर दिया था, जो राष्ट्रकूट राजा थे, राष्ट्रकूट है ना, राष्ट्रकूट जो राजा थे जिनका नाम क्या था, गोविंद, क्या नाम था, गोविंद तृतीय, है ना। जो गोविंद थर्ड थे उनने इनको क्या कर दिया था, गोविंद तृतीय ने, है ना, इनको क्या कर दिया, परास्त कर दिया। इनको क्या कर दिया, परास्त, यानी शिकस्त दे दी। क्या दे दी, शिकस्त, अतः हरा दिया, इनको पराजित कर दिया था। ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हमने क्या देख लिया, अब हमने इनको बारे में देख लिया आपको। चल, है ना, तो हमने किसके बारे में देख लिया, गुर्जर प्रतिहार की हमने पृष्ठभूमि देख ली। मूलतः राजस्थान से थे, राजस्थान में किसने स्थापना की थी, हरिश्चंद्र ने। और जब हम एमपी में आएंगे तो नागभट्ट प्रथम, जो नागभट्ट प्रथम थे उनने एक शाखा उज्जैन लेकर आए थे, अरबों के आक्रमण को विफल करा और इनके उत्तराधिकारी बने थे वत्सराज। जब वत्सराज थे तो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। त्रिपक्षीय संघर्ष के होते हैं 5 चरण, है ना। अलग अलग चरण में तीनों में से अलग अलग लोग जीतते हैं। पर जब नागभट्ट सेकंड थे उस समय इनने क्या कर लिया था, ये तृतीय त्रिपक्षीय संघर्ष में थे और उस समय इनने क्या कर लिया, इसे जीत लिया था और कन्नौज को आपका अधिकार बना लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ किस लिए था, त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो केवल कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हो रहा था। अपनी सत्ता का विस्तार कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। बस आप ये याद रखिएगा, किस पर, कन्नौज पर अधिकार करना और त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अपनी सत्ता, अपने पावर का क्या करना, उनको विस्तार करना, अपनी शक्तियों का विस्तार करना और कन्नौज पर अधिकार करना। क्योंकि कन्नौज उस समय जब त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था आपका 9वीं से 10वीं सदी के बीच, उस समय कन्नौज सबसे पावरफुल आपका बोल सकते हैं शहर था, इसलिए उस पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हुआ था, है ना। क्या स्टार्ट हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हुआ था। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, हमने आगे की ओर देख लेते हैं हम आगे क्या है हमारा। चलिए अब हम आगे आपके आएंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद आगे आ जाएंगे मिहिर प्रति, है ना, मिहिर भोज। चलिए ये इम्पोर्टेंट है मिहिर भोज, क्योंकि कई बार क्या होता है एक राजा भोज और एक मिहिर भोज में हो जाती है ढेर सारी कन्फ्यूजन, क्योंकि ये मिहिर भोज है और वो भी भोज है, मगर जो मिहिर भोज थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश से हैं और जो केवल भोज हैं वो कहाँ से, वो परमार वंश के हैं। चलिए अब वो आगे वाले आने वाले वंश में हम उनको देखेंगे, पहले हम मिहिर भोज के बारे में देखते हैं। तो हमारे नेक्स्ट राजा कौन हो जाएंगे, तो हम अब पढ़ रहे हैं मिहिर भोज के बारे में। किसके बारे में, मिहिर भोज के बारे में। चलिए अब हम मिहिर भोज के बारे में देखते हैं। मिहिर भोज के समय क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या कन्नौज में जब इनको हार गए थे, नागभट्ट सेकंड जो थे वो परास्त हो गए थे। इसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे ये गुर्जर प्रतिहार वंश थोड़ा सा कैसा हो गया, कमज़ोर हो गए। अब मगर जब मिहिर भोज आए उस समय इनकी शक्ति का फिर उत्थान हो गया, है ना। क्या हो गया, प्रतिहार शक्ति का फिर उत्थान हो गया था इनके समय, मिहिर भोज के समय प्रतिहार शक्ति का, है ना, पुनः उत्थान हो गया था। क्या हो गया था, पुनः उत्थान, मतलब पुनः एक अच्छी कंडीशन में इनकी शक्ति आने लगी थी ना, पुनः उत्थान हो गया था। किसके समय, मिहिर भोज के समय। अब मिहिर भोज के समय आए थे, एक यात्री आए थे, अरब यात्री सुलेमान, है ना। मिहिर भोज के समय कौन आए थे, अरब यात्री आए थे सुलेमान। किसके समय आए थे, मिहिर भोज के समय, है ना, इनके समय आए थे अरब यात्री, इनका नाम क्या था, सुलेमान। क्या था, सुलेमान। अब सुलेमान ने क्या कह दिया इनके बारे में, तो सुलेमान ने ये बोला था कि उस समय, मतलब जब मिहिर भोज का शासन था उस समय मिहिर भोज, मतलब 8वीं सदी की बात कर रहे हैं हम, मिहिर भोज जो थे वो उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे। तो अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को, किसको, मिहिर भोज को
मिहिर भोज को उस समय का सबसे शक्तिशाली क्या बोला? राजा बोला था। सबसे शक्तिशाली क्या बोला? राजा बोला था। किसको बोला था? मिहिर भोज को बताया गया। चल अब इनके बारे में हमें अभिलेख भी मिलते हैं। किसके? मिहिर भोज के हमें कुछ अभिलेख भी मिलते हैं, है ना। चलो उनके बारे में देखते हैं हम। तो मिहिर भोज के हमें अभिलेख मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो इनके जो अभिलेख हैं हमें कहाँ से मिले? एक तो हमें ग्वालियर मिला है ना। मिहिर भोज का जो अभिलेख है, ग्वालियर और कहला अभिलेख, 2 अभिलेख मिले। कौन से अभिलेख? ग्वालियर और कहला अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? ग्वालियर और कहला अभिलेख ये मिहिर भोज से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्वालियर और कहला अभिलेख जो है, ग्वालियर और कहला अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? ये मिहिर भोज से संबंधित अभिलेख मिहिर भोज के हैं। किसके हैं? मिहिर भोज के हैं। ये आप याद रखिएगा, है ना। इनसे इनका संबंधित है। अब इनका मिहिर भोज का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको वो बता दिए हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। अब मिहिर भोज के एक और फैक्ट आप लिख लीजिए मिहिर भोज के बारे में। चलिए मैं यहीं लिखवा देती हूँ आपको मिहिर भोज के बारे में। चल मिहिर भोज के उपाधियाँ थी, आप उनके बारे में लिखिए। मैं उपाधि अकेले लिख दे रही हूँ, फिर आप इसे कर लीजिएगा, है ना। मिहिर भोज की उपाधि थी, कौन कौन सी थी? एक तो थी प्रभास। कौन सी उपाधि थी इनके पास? प्रभास। प्रभास का मतलब क्या होता? प्रभास उपाधि हमें किस अभिलेख से मिली है? उपाधियाँ इसके बारे में कहाँ से पता चला? दौलतपुर अभिलेख से प्रभास उपाधि के बारे में पता चला है। दौलतपुर अभिलेख से। दौलतपुर जो अभिलेख है उससे मिहिर भोज की प्रभास उपाधि का पता चला है। और आदि बारह, कौन सा? आदि, ये बहुत फेमस है आदि बारह, ये मिहिर भोज की उपाधि है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसे नहीं भूलना है आपको, है ना। आदि बारह, इसके बारे में हमें किस अभिलेख से पता चला है? ग्वालियर अभिलेख से, है ना। ग्वालियर अभिलेख से। तो ग्वालियर अभिलेख से हमें क्या पता चला है? तो इनकी मिहिर भोज की 2 उपाधियाँ थी। एक कौन सी थी? तो एक आपकी प्रभास उपाधि थी। प्रभास उपाधि के बारे में हमें दौलतपुर अभिलेख से पता चला है। और दूसरी उपाधि थी आदि बारह की उपाधि, जो हमें ग्वालियर अभिलेख से इनके बारे में पता चला। किसके बारे में? आपको मिहिर भोज के बारे में ग्वालियर अभिलेख से हमें इनके बारे में पता चला। अब मैं इनके बारे में 1-2 फैक्ट और लिखवा देती हूँ। जो क्या बोलते हैं, मिहिर भोज के दरबार में, किसके? मिहिर भोज के दरबार में इधर ही लिख देती हूँ ना। चलिए ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। मिहिर भोज के दरबार में कौन थे? तो मिहिर भोज के दरबार में थे राजशेखर, है ना। इनके दरबार में कौन थे? राजशेखर। कौन थे आप यहाँ पे? राजशेखर। ये कवि थे, है ना, कवि थे राजशेखर कौन थे? कवि थे। इनके द्वारा लिखित है आपकी काव्य मीमांसा। इसके बारे में कई बार MPPSC ने प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन पूछा है, तो इसे प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा, इसे अच्छे से नोट करिएगा। काव्य मीमांसा और एक आपकी है बाल रामायण। कौन सी है? बाल रामायण। यहाँ पे रामायण
है ना। कौन सी है? बाल रामायण। बाल रामायण, है ना। इन ग्रंथों की रचना की, है ना। आदि ग्रंथों की क्या की इनने? आदि ग्रंथों की रचना। आदि ग्रंथों की इनने क्या की है? रचना की। ये आप याद रखिएगा। और अभी मैंने लिखवाया है आपको कि सुलेमान ने मिहिर भोज को और क्या बताया? सबसे प्रतापी राजा बताया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कलहण की जो रास्तरंगिणी है उसने भी मिहिर भोज को शक्तिशाली राजा बताया, है ना। कलहण की जो रास्तरंगिणी है किसकी? यहाँ पे लिख देती हूँ इसको तुम्हें, है ना। कलहण की रास्तरंगिणी किसकी? कलहण की। कलहण जो देखिए, कलहण, कलहण की रास्तरंगिणी, राज, है ना। कलहण की क्या है आपकी? राजतरंगिणी। इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, राज तरंगिणी। कलहण की जो राजतरंगिणी है ना, उसमें भी मिहिर भोज को क्या बताया है? शक्तिशाली राजा, है ना। किसको बताया है? मिहिर भोज को। ये आप याद रखिए। चलिए, मैंने एक ही पेज पे सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको लिख दिया है। किसके बारे में? मिहिर भोज के बारे में, है ना। चलिए, अब ऐसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इन फैक्ट्सों को। और मैंने आप इनको अच्छे से लिख सकते हैं, मेरे साथ साथ भी आप इनको लिख सकते हैं। ये मिहिर भोज है ना। इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने क्या करवाया राजतरंगिणी में ना। चलिए, और ये काव्य मीमांसा किसकी है आपकी? राजशेखर की। चलिए, मैंने ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम न जाए उसे करने में, ठीक है। चलिए, तो इसे अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा मिहिर भोज के बारे में, है ना। चलिए, मिहिर भोज, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिहिर भोज ही है। अब चलिए, अब इनके आगे देखते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद इनके और भी अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट राजा आते हैं, इसमें कौन आते हैं? नेक्स्ट राजा। नेक्स्ट राजा के बारे में देखते हैं। अब इन राजा का नाम क्या है आपके? तो अब आने वाले जो राजा है उनका नाम है महिपाल। क्या है इनका नाम? महिपाल, जो है ना मिहिर भोज के उत्तराधिकारी हुए थे, महिपाल, है ना। किसके बारे में देख रहे हैं हम? महिपाल के बारे में देख रहे हैं। महिपाल कब आए थे? तो ये आए थे 1951 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1951 ईस्वी में आए थे। इनका जो है, इनके बारे में किसने बताया है? तो इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो जो अरब यात्री थे अल मशूदी, उनने इनके बारे में बताया। किसने? अरब यात्री। अरब यात्री, क्या नाम था अरब यात्री का? अल मशूदी। क्या नाम था? अल मशूदी। अल मशूदी ने किसके बारे में बताया? तो अल मशूदी ने बताया महिपाल के बारे में। ये आप याद रखिएगा। महिपाल महिपाल जो थे, प्रतिहार राजा जो जयपाल हैं जयपाल को, है ना, चंदेल नरेश जो है गंड यानी जो विद्याधर है उनने भी मार दिया था, है ना। अब इसके बाद आ गए थे आपके जयपाल। महिपाल आए, महिपाल के बाद आपके आ जाएंगे जयपाल। अब कौन से राजा आ जाएंगे आपके? जयपाल। चलिए, इनके बारे में लिख देते हैं हम जयपाल, क्योंकि पूछा जाता है जो आपके चंदेल राजा हैं उनने किसको मारा? चंदेल राजा जो गंड या नरेश जो है विद्याधर, उनने किसको मारा था? तो प्रतिहार राजा जयपाल को मारा था। किसने मारा था आपके? प्रतिहार राजा जयपाल को किसने मारा था? तो वो मारा था आपके चंदेल राजा विद्याधर ने, है ना। इनकी हत्या किसने की दी थी? तो चंदेल नरेश, चंदेल नरेश, चंदेल नरेश, जिसे हम गंड भी बोलते हैं, ओब्लिक हम इसे विद्याधर भी बोल सकते हैं। विद्याधर, ऐसा नाम ही इनका विद्याधर है ना। द्वारा इनको क्या कर दिया था, है ना, द्वारा इनको क्या कर दिया था? मार दिया गया था ना, मार
दिया गया। अब इनके स्थान पे किसको बना दिया था? फिर इनके स्थान पर बन गए थे, इनके स्थान पे किसको बना दिया? तो इनके स्थान पर बना दिया, है ना, इनके स्थान पर राजा, है ना, इनके स्थान पर राजा कौन बन गए थे इनके स्थान पर? तो इनके स्थान पर राजा कौन बने? राजा बने आपके त्रिलोचन पाल। कौन बने? त्रिलोचन पाल। ये क्या बन गए थे? ये राजा बन गए थे त्रिलोचन पाल। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब ये वंश भी थोड़ा मतलब ख़त्म ही होने वाला, बस इसके दो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, कुछ तथ्य देखेंगे, इसके बाद बस ये ख़त्म हो जाएगा। इसके लास्ट राजा बचे हैं आपके यशपाल। क्या नाम है उनका? यशपाल। क्या नाम है इनका? यशपाल, है ना, यशपाल। यशपाल देखते हैं। चलिए हम यशपाल जी के बारे में देखते हैं। हम यशपाल जी के बारे में क्या देखते हैं? ये कब से कब तक रहे थे? ये 1036 के समय इनके रहे थे। अब इनने जब जो हमें प्राचीन जो प्रतिहार वंश समाप्त हो गया था, इनके समय क्या हो गया था? प्रतिहार वंश समाप्त हो गया था। इनका बस यही फैक्ट है ना, इनके समय क्या हो गया था? प्रतिहार वंश क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। इनके समय क्या हो गया था? जो प्रतिहार वंश था वो कैसा हो गया था? समाप्त हो गया था। ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हमारा क्या कंप्लीट हो जाएंगे? ये तो हमारे ये कंप्लीट हो गए। चलिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। आपका कौन सा वंश है ये पूरा? तो ये हमारा आपका गुर्जर प्रतिहार वंश कंप्लीट होता है, और उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको नोट करा दिए, है ना। चलिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जो राजा थे मैंने आपको वो नोट करा दिए हैं। अब इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं हम। मैं आपको बोल देती हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे प्रतापी राजा थे आपके नागभट्ट, है ना। गुर्जर प्रतिहार में इधर लिख देती हूँ मैं, ये वाले फैक्ट्स, है ना। चलिए ये लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे सबसे प्रतापी राजा कौन थे? मैं लिख देती हूँ इस वंश के, है ना। देखो इस वंश के सबसे प्रतापी राजा, है ना, सबसे प्रतापी कौन थे? सबसे प्रतापी राजा क्या नाम है उनका? तो नागभट्ट सेकंड थे, है ना, नागभट्ट सेकंड। इनके समय गुर्जर प्रतिहार त्रिपक्षीय संघर्ष को क्या कर लिया था? उसने जीत लिया था। किसको जीत लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष को जीत लिया था, याद रखिएगा। और जो महेंद्रपाल इस वंश के एक राजा हुए थे जिनका नाम था महेंद्रपाल। क्या नाम था जिनका? महेंद्रपाल। उनने क्या करा? इस वंश के राजा थे महेंद्रपाल, उनकी एक उपाधि थी, उसे आप याद रखिएगा, महेंद्रपाल, है ना, महेंद्रपाल। महेंद्रपाल की उपाधि थी। महेंद्रपाल के पास क्या उपाधि थी? निर्भय राजा की उपाधि थी, है ना। निर्भय, पूछ सकते हैं किसको निर्भय राजा कहा जाता है? क्या पूछ सकते हैं किसको निर्भय राजा बोला जाता है? तो इसको आपको पता होना चाहिए। मैं आपको सारे फैक्ट्स नोट करवा रही हूँ जिनके बारे में पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर सकते हैं, आपके खुद के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो महेंद्रपाल को बोला जाता था आपका निर्भय राजा। क्या बोला जाता था? महेंद्रपाल को निर्भय राजा बोला जाता था। चलिए फिर आगे हम देखते हैं। फिर इसके बाद एक और है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिहारों में उज्जैन से राजधानी कन्नौज किसने बदली थी, है ना। किसने बनी थी? नागभट्ट ने, है ना, क्योंकि नागभट्ट जीत गए थे। क्या? तो नागभट्ट ने क्या करा, है ना, नागभट्ट सेकंड ने देखिए ये जीत गए, आपके नागभट्ट सेकंड जीत गए हैं आपका कन्नौज, मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष जीत गए थे ये। और त्रिपक्षीय संघर्ष जीतने बाद इनने क्या करा था? त्रिपक्षीय संघर्ष जीतने के बाद इनने उज्जैन से अपनी राजधानी को कन्नौज में क्या कर लिया था? शिफ्ट, है ना। उज्जैन से अपनी राजधानी
उज्जैन से अपनी राजधानी क्या बना ली थी? आपकी कन्नौज, है ना। ये आप दो फैक्टों को अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप इन्हें याद रखिएगा। ये दो फैक्ट हैं जो इनको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि बाई चांस अगर इनसे रिलेटिव कोई फैक्ट आ गया तो आपसे बनना चाहिए, है ना। चलिए, अब हमारा कौन सा वंश पूरा होता है? अब हमारा वंश पूरा है, हो रहा है आपका ये हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया है? आपका गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया है हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद कौन सा वंश आने वाला है हमारा? तो इसके बाद हमारा वंश आ रहा है जेजाग भुक्ति। चलिए एक बार मैं इसे अच्छे से देख देती हूँ, आपका कुछ छूटा तो नहीं, है ना। चलिए, ये हमारे लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए, अभी हमने क्या देख लिया? यहाँ से हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश स्टार्ट हो गए, जिसमें हमने इन लोगों के मिहिर भोज के बारे में देखा, जो सबसे प्रतापी राजा जो इम्पोर्टेंट थे, महिपाल, जयपाल। फिर इसके बाद आए थे आपके यशपाल, अंतिम थे ये। इस वन ये तथ्य देख लिए। अब हमारा नया राजवंश चालू हो रहा है, हम जिसे बोलते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश इम्पोर्टेंट वंश है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं और ये थोड़ा सा बड़ा वंश है ना, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो राजा हैं सब ने कुछ ना कुछ किया है। ये नहीं है कि देखो हमने अभी जो वंश पढ़े उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही राजा थे जिनने मध्य प्रदेश में कुछ स्पेशल या कुछ अलग करा हो, मगर इस वंश के राजा ने तो बहुत कुछ अलग अलग सभी राजाओं ने किया, कुछ ना कुछ उनके बारे में फैक्ट्स है ही। तो हम सारे राजाओं को देखेंगे और उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं केवल उनको देखेंगे, है ना। चलिए, जो हमारे प्रिम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, हम केवल उन्हीं फैक्ट्स को देखेंगे। अदर कोई जो एक्स्ट्रा फैक्ट है जो नहीं आएगा प्रीलिम्स में, जो जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे फैक्ट्स को नहीं देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बन सकते हैं, जिनसे कोई फैक्ट बन सकता है, उनको भी हम ले लेंगे। चलिए, आइए, तो हमारा वंश स्टार्ट कर देते हैं हम। तो हम कौन सा वंश देख रहे हैं हमारा? अब हमारा स्टार्ट हो गया है आपका बुंदेलखंड में आपका स्टार्ट हो गया चंदेल वंश। कौन सा वंश स्टार्ट हो गया? चंदेल वंश स्टार्ट हो गया। चलिए, अब सबसे पहले चंदेल वंश जो है वो बुंदेलखंड में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अब आप देख रहे होंगे आपने इसे जेजाग भुक्ति नाम क्यों दिया। अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा मैंने इसे जेजाग भुक्ति क्यों लिखा है ना, क्योंकि इस वंश को जेजाग भुक्ति वंश भी बोला जाता है। अब आपको 5 मिनट बाद पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी मैं केवल इसकी एक पृष्ठभूमि बना देती हूँ। ये वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 9वीं सदी में की गई थी। कब की गई थी? 9वीं सदी में, मतलब अपन बोल सकते हैं 9वीं सदी में, है ना। कब की गई थी? 9वीं सदी में, है ना। 9वीं सदी में क्या हुआ था? इस वंश की हो गई थी स्थापना। 9वीं सदी में इस वंश की हो गई थी आपकी स्थापना, याद रखिएगा। और कहाँ पर हुई थी? 9वीं सदी में बुंदेलखंड वाले एरिया में। कहाँ हुई थी? बुंदेलखंड वाले एरिया में इस वंश की हो गई थी स्थापना, है ना। बुंदेलखंड वाले एरिया में इस वंश की हो गई थी स्थापना। अब चंदेल राजवंश स्थाप हो गया था, और इसके संस्थापक कौन थे? जब फिर इसके संस्थापक देखते हैं हम। इसके संस्थापक थे आपके नन्नुक। कौन थे? नन्नुक। इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। नन्नुक क्या थे? इस वंश के संस्थापक थे। और इनने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इनने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो महोबा। कहाँ बनाई? महोबा। इनने अपनी राजधानी बनाई महोबा। कहाँ बनाई? महोबा को अपनी राजधानी बनाई थी। अब चंदेल जो थे, जो राजपूतों की 36, जो अपन बोल सकते हैं राजपूतों के वंश हैं। राजपूत मतलब 36 प्रकार के राजपूतों के अलग अलग गोत्र हैं। उन गोत्रों में से एक गोत्र क्या है? उनका चंदेल, याद रखिएगा। तो ये राजपूतों की चंदेल जो है, मैं यही नोट कर देती हूँ इसको। चल, राजपूतों के 36 राजवंशों में से, है ना, 36 राजवंशों में से क्या है? ये एक वंश है ना। 36 राजवंशों में से, है ना, इसे एक माना जाता है। इसे एक माना जाता है, मतलब एक वंश है ना, माना जाता है।
उनमें से ये एक वंश, मतलब ये कौन सा वंश हो गया आपका, राजपूत वंश हो गया, ये भी आप याद रखिएगा। अब लेखों मतलब हमने अपन देख सकते हैं कई लेखों में इनको क्या बताया गया, देखिए जरा कई लेखों में क्या बोला गया है। कई लेखों में इनको, है ना, देखिए, है ना, देखो लेखों मतलब कहीं से भी इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, कहीं लिखा हुआ हमने पाया, तो इन लेखों में ये बताया गया है इन्हें किसके, अत्रि, अत्रि जो ऋषि थे, अत्रि ऋषि के पुत्र, अत्रि ऋषि के पुत्र जिनका नाम क्या था, क्या नाम था, चंद्रात्रे, चंद्रात्रे, है ना, चंद्रात्रे, है ना, ऋषि, चंद्रात्रे जो ऋषि थे, है ना, के वंशज हैं, है ना, का वंश के वंशज हैं, ये आप याद रखिएगा, ये आप माना जाता है, ऐसा आप लिख सकते हैं इसमें, है ना। चलिए, तो ये हमारे क्या हो गई, पृष्ठभूमि हो गई कि ये है क्या, कहाँ का वंश है, कैसा वंश है, तो ये मैंने उसकी आपको पृष्ठभूमि ये लिख दी है कि राजधानी कहाँ बनाई इनने, इसकी स्थापना इस वंश की किसने की, ये सब हमने आपको लिख दिया। अब चलिए, अब स्टार्ट होते हैं इस वंश के राजा, क्या स्टार्ट होते हैं, इस वंश के राजा स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे बागपति मुंज, क्या पढ़ेंगे हम, बागपति या बागपति राजमुंज, कुछ भी बोल सकते हैं, बागपति मुंज या बागपति राज भी बोल सकते हैं, तो आप इन्हें बागपति राज बोले, इनसे ये ज़्यादा फेमस हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। चलिए अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नन्नुक के पश्चात ये उनके पुत्र, तो ये पुत्र किसके पुत्र थे, ये राजा नन्नुक के पुत्र थे। कौन थे ये राजा नन्नुक के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, मैं लिख देती हूँ, राजा नन्नुक के पुत्र थे, है ना, के पुत्र। ये राजा नन्नुक के कौन थे, तो ये राजा नन्नुक के थे पुत्र, है ना, ये आप याद रखिए, किसके पुत्र थे, तो ये राजा नन्नुक के पुत्र थे। चलिए अब इसके बाद ये राजा नन्नुक के पुत्र हुए। फिर इसके बाद आपके बागपति अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब ये बहुत ज़्यादा वीर थे और ये बहुत अच्छी, इनकी जो बुद्धिमत्ता है वो मतलब अपन बोल सकते हैं बुद्धिमान, ये बहुत बुद्धिमान थे और ये वीर भी थे। तो मैं लिख देती हूँ, ये अपनी वीरता, ये है अपनी वीरता व बुद्धि, है ना, किसके लिए, बुद्धिमता के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे, ये किसके लिए, अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए कैसे थे, प्रसिद्ध थे, ये भी आप याद रखिएगा। फिर उसके अपना राज जो है वो विंध्य पर्वत तक विस्तृत करा था, है ना, इनने अपना राज कहाँ तक विस्तृत किया, तो इन्होंने, लिख देती हूँ मैं आपको, इन्होंने अपना राज कहाँ तक विस्तृत करा, अपना राज विंध्य पर्वत तक विस्तृत करा, है ना, विंध्य पर्वत तक क्या करा था, विस्तार, अपने राज का विंध्य पर्वत तक क्या करा था, इनने विस्तार किया था, ये भी आप याद रखिएगा, कहाँ तक विस्तार किया था, विंध्य पर्वत तक विस्तार किया। चलिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिखिए आप इनके बारे में जो पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है। चलिए एक इनकी आनंद की नगरी, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, देखिए इनकी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैशटैग डाल के लिखिए, कौन सा, हैशटैग डाल के लिखिए ताकि आपको याद रहे। हाँ देखिए, इनने विंध्य पर्वत को आनंद धाम कहा, पूछ सकते हैं विंध्य पर्वत किसका आनंद धाम था, तो ये आपके बागपति मुंज का था, विंध्य पर्वत को क्या बोला इनने, आनंद धाम बोला, क्या बोला, आनंद धाम। तो पूछा जा सकता है कि विंध्य पर्वत किसका आनंद धाम था, तो आपके हो जाएंगे बागपति मुंज का ये क्या था, आनंद धाम था, ये भी आप याद रखिएगा।
है ना। चलिए, तो हमने क्या देख लिया, ये हमारे स्टार्टिंग सबसे पहले स्टार्ट आ गए हमारे बागपति, और सबसे पहले हमने सब पढ़ा है बागपति राज के बारे में। अब इनके आगे देखते हैं। अब इनके बाद आएंगे आपके, इनके बाद आते हैं आपके जयपति, जय शक्ति, माफ कीजिएगा। जय शक्ति कौन थे, ये बागपति के पुत्र थे, है ना। ये किसके पुत्र थे, तो ये है बागपति के पुत्र, है ना। कौन के, बाग के पति, ये बागपति के पुत्र थे, है ना, पुत्र थे, बाग के पति के पुत्र थे। अब जो जय शक्ति थे ना, इनने इनके ही नाम पे यहाँ पे इनका जय शक्ति का अन्य नाम क्या था, जेजा। क्या नाम था, जेजाक, या इसको हम बोलते हैं जेजा, जेजा, है ना, जेजाक या जेजा, अन्य नाम थे। ये क्या थे, अन्य नाम, है ना, अन्य नाम। इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम, बुंदेलखंड का नाम पड़ गया था जेजाक भुक्ति, है ना, है ना। जिससे अब इनके नाम पर, है ना, इनके नाम पर, है ना, इनके नाम पर चंदेल प्रदेश का नाम, किसका, यहाँ लिख देती हूँ, चंदेल प्रदेश का नाम या क्षेत्र का नाम, चंदेल प्रदेश या क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, चंदेल प्रदेश या क्षेत्र का नाम क्या हो गया था, क्षेत्र का नाम आपका हो जाएगा जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति। अब आपको समझ में आ गया मैंने ऊपर जेजाक भुक्ति वंश क्यों लिखा था, क्योंकि जो आपके बागपति के पुत्र थे, इनके नाम पर इस वंश का नाम जेजाक भुक्ति हो गया था, जो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में बुंदेलखंड है। क्या है, बुंदेलखंड। जो वर्तमान में क्या है आपका, बुंदेलखंड है, ये आप याद रखिएगा, जो वर्तमान में क्या है, बुंदेलखंड है। तो जय शक्ति से इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका ये है ना, याद रखिएगा। इनका नाम, वैसे नाम इनका था जय शक्ति नाम था, फिर इनको जेजा भी बोलते थे और जेजाक भी बोलते थे, अन्य नाम इनके जो नाम थे। फिर इनके ही नाम पर चंदेल प्रदेश का नाम क्या रखा गया था आपका, तो इनके नाम पे चंदेल प्रदेश का नाम आपका रखा गया था जेजाक भुक्ति, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, अब हमारे नेक्स्ट राजा हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो हमारे नेक्स्ट राजा कौन है, अब आ है हमारे पास विजय शक्ति। विजय शक्ति, इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है विजय शक्ति के, इनमें क्या करा, इनको बीजक भी बोलते हैं। इनको क्या नाम बोलते हैं, इनको क्या बोला जाता है, बीजक, है ना। मैं लिख देती हूँ, अगर बाई चांस आपसे कभी पूछ लिया कि इनमें से किसको बीजक बोला जाता है, तो आपके विजय शक्ति को बीजक भी बोला जाता है। इनका अन्य नाम क्या है, बीजक बोला जाता है। इनने क्या करा था, इनने, है ना, कुछ आसपास के क्षेत्र जीते थे। इनने क्या करा, कुछ आसपास के क्षेत्रों को क्या करा था, जीता था, को जीता। इनने ये करा था, इनने कुछ आसपास के क्षेत्रों को जीता, है ना। अब इनके पुत्र आते हैं आपके, इनके पुत्र हैं जिनका नाम है राहिल। इनके पुत्र होते हैं, है ना, इनके पुत्र का नाम क्या आता है, राहिल। तो मैं इसमें ये लिख देती हूँ, पुत्र राहिल। इनके जो पुत्र राहिल थे, राहिल, इनने क्या करा था, इनने महोबा जीता था। इनने क्या करा था, महोबा जीता था, है ना। इनने क्या कर लिया था, राहिल ने महोबा को जीता। राहिल ने क्या करा, महोबा को जीता, और फिर राहिल के पुत्र हुए, किसके, राहिल के पुत्र हुए, है ना। राहिल के पुत्र कौन हुए थे, आपके हर्ष। राहिल के पुत्र हुए आपके हर्ष, है ना। राहिल के पुत्र थे हर्ष। हर्ष कौन थे, राहिल के पुत्र। राहिल किसके पुत्र थे, तो राहिल आपके विजय शक्ति के पुत्र थे। हर्ष राहिल के पुत्र थे, के पुत्र, है ना। हर्ष जो थे राहिल के पुत्र थे। इनने क्या करा, इनने क्या करा, तो इनने खजुराहो का, इन्हें ये पहले शासक थे जो खजुराहो के शासक बने थे। जो पहले शासक थे, है ना, इन्हें लिख देते, ये खजुराहो के शासक बने, के शासक
बने। पूछ सकते हैं चंदेल वंश का वे कौन सा शासक है जो प्रथम बार खजुराहो का शासक बना। तो आप क्या लिख सकते हो, हर्ष। क्या लिख सकते हो, हर्ष, है ना। हर्षदेव नाम है इनका पूरा, है ना। क्या नाम है इनका, हर्षदेव। क्या नाम है पूरा, हर्षदेव। ये आप पूरा नाम लिख लीजिए, मैंने आधा लिख दिया, हर्षदेव। एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा इसे मिटा के डबल से लिख देती हूँ। हर्षदेव, है ना। ये पूरा नाम लिखिए, आपको पूरा नाम आना चाहिए। हर्षदेव राहिल के पुत्र थे। इनने खजुराहो को क्या कर लिया था, जीत लिया था। ये हमने किसके बारे में देखा, तो हमने ये देखा विजय शक्ति के, है ना। ये विजय शक्ति पुत्र और विजय शक्ति के बारे में ये हमने देखा। अब इसके बाद कौन से हमारे आते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे यशोवर्मन। इसके बाद कौन आते हैं, यशोवर्मन। तो ये किसके पुत्र थे, तो ये हर्षदेव के पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे, है ना, राजा हर्षदेव के। ये राजा हर्षदेव के कौन थे, हर्षदेव के पुत्र थे। कौन, आपके यशोवर्मन, है ना, पुत्र थे। कौन के पुत्र थे, राजा हर्षदेव के पुत्र थे। ये आप याद रखिएगा, किसके पुत्र थे, राजा हर्षदेव के पुत्र थे। राजा हर्षदेव के ये पुत्र थे यशोवर्मन। इनने क्या करा था, कन्नौज से प्रतिहारों को समाप्त कर दिया था। इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रखेगा, इनने कन्नौज से प्रतिहारों को, किसको, प्रतिहारों को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इनने प्रतिहारों को क्या कर दिया था, कन्नौज से समाप्त कर दिया था। ये आप याद रखिएगा, है ना, कर दिया था। फिर इनके बाद में एक और चीज़ पता चलती है, इनने राष्ट्रकूटों से क्या करा था, कलिंजर का किला जीता था। क्या करा था, इनने राष्ट्रकूटों से कलिंजर का किला जीता, है ना। तो ये लिख देते हैं इनके आगे कि इनने राष्ट्रकूटों से कलिंजर का किला जीता था। इनने क्या करा, राष्ट्रकूटों से, मैं लिख देती हूँ, है ना, राष्ट्रकूटों से क्या करा था, कलिंजर का किला जीता था। कहाँ का किला जीता इनने, कलिंजर का किला जीता, है ना। कलिंजर का क्या जीता, कलिंजर का दुर्ग जीता। कलिंजर का क्या जीता इनने, कलिंजर का आपका दुर्ग जीता, है ना। क्या जीता, दुर्ग जीता। कलिंजर का क्या करा इनने, दुर्ग जीता। और फिर इसके आगे और देखते हैं, इसके आगे क्या बोलते हैं ये, है ना, कलिंजर का दुर्ग जीता। फिर इसके बाद चेदियों, मालवा के चेदी शासक को अपने अधीन कर लिया था। और क्या करा था, मालवा के चेदी शासक, जो मालवा में चेदी थे ना, उनको क्या कर दिया, अपने अधीन कर लिया। चेदी को क्या कर दिया, अपने अधीन कर लिया, अपने अधीन किया, है ना। जो मालवा के जो चेदी हैं उनको क्या कर लिया उनने, अपने अधीन कर दिया। मालवा के जो चेदी हैं उनको क्या कर लिया, अपने अधीन करा। ये किसने करा था, आपके यशोवर्मन। यशोवर्मन मतलब एक अपन बोल सकते हैं अच्छे बड़े प्रतापी राजा थे, है ना, यशोवर्मन। अब इनके बारे में और देखते हैं। अब इनके बारे में ये और देखते हैं। यशोवर्मन का ही नाम क्या था, लक्ष्मण वर्मन, है ना। इनका नाम क्या था, यशोवर्मन का नाम क्या था आपका, लक्ष्मण वर्मन, है ना। यशोवर्मन का ही नाम था आपका लक्ष्मण वर्मन, है ना। याद रखिएगा, ये किसका नाम था, यशोवर्मन का ही नाम था ना। इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देती हूँ, यशोवर्मन। यशोवर्मन का ही नाम क्या था आपका, लक्ष्मण वर्मन नाम था। इनने क्या करा था, खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इनने खजुराहो में, कहाँ पर, खजुराहो में क्या करवाया था, विष्णु मंदिर का निर्माण। कौन से मंदिर का, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना। निर्माण करवाया, किस मंदिर का निर्माण करवाया था इनने, तो इनने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया इनने, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ये आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद अब जो विष्णु मंदिर में जो मूर्ति थी, विष्णु मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित करी थी, बैकुंठ की जो मतलब
इन्हें कैसी प्रतिमा स्थापित करी? जब बैकुंठ में भगवान से शेष शैया पर जो लेटे हुए होते हैं, 4 भुजा लेटी हुई प्रतिमा होती है, वो बैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतिमा होती है। वही वाली प्रतिमा को, वैसी ही प्रतिमा का इनने मूर्ति में अनावरण किया था। तो इनने खजुराहो में जो मूर्ति निर्माण करवाया था, विष्णु मंदिर, हैशटैग डाल के लिखिएगा, विष्णु प्रतिमा को, जो विष्णु जी की प्रतिमा थी, क्या थी? प्रतिमा, विष्णु जी की जो प्रतिमा है, ये कहाँ से लेकर आए थे? तो ये विष्णु जी की प्रतिमा जो प्रतिहार शासक थे ना, देवपाल, कहाँ से लेके आए थे? प्रतिहार शासक, कौन? प्रतिहार शासक देवपाल, देवपाल से क्या करके लाए थे? इसको छीन कर, यानी उनसे प्राप्त की थी। प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त की थी, है ना, वहाँ से उनसे लेकर आए थे। प्रतिहार शासक से क्या की थी? इन्हें प्राप्त की थी। और ये प्रतिमा कैसी है? विष्णु जी की बैकुंठ की चतुर्भुज मूर्ति है। कैसी है ये प्रतिमा? विष्णु की प्रतिमा, विष्णु जी की प्रतिमा कैसी है? प्रतिमा, तो विष्णु जी की जो प्रतिमा है वो कैसी है? तो जो आपके बैकुंठ में जो भगवान विष्णु होते हैं, है ना, उनकी तरह है। तो कैसी है मैं लिख देती हूँ इसे, या अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए तो आपके पास पता होना चाहिए। तो वैकुंठ कैसी है? बैकुंठ, बैकुंठ की, है ना, चतुर्भुज मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? चतुर्भुज, चतुर्भुज मूर्ति है। याद रखिएगा, बैकुंठ की कैसी है? चतुर्भुज मूर्ति है। और ये मूर्ति जो देवपाल से लेकर आए थे, ये मूलतः कहाँ की थी? तिब्बत की है। ये मूलतः कहाँ की है? तिब्बत की है। ये भी आप याद रखिएगा। तो हमने किसके बारे में देखा अभी? तो हमने देखा अभी राजा आपके यशोवर्मन के बारे में देखा। कहाँ, किसके बारे में देखा? राजा यशोवर्मन के बारे में देखा। कहाँ पर देखा? राजा यशोवर्मन के बारे में हमने देख लिया है ना। चलिए, आज हमारा बस इतना ही है। हमने आज इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने राष्ट्रकूट वंश देखा। राष्ट्रकूट वंश के बारे में ज़्यादा नहीं था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। फिर हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश स्टार्ट हो जाता है। कौन सा वंश हो जाता है स्टार्ट? फिर हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश स्टार्ट हो जाता है ना। फिर हमने गुर्जर प्रतिहार वंश स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद जब गुर्जर प्रतिहार वंश हमने स्टार्ट करा, फिर इसके बाद हमारे क्या आ गए? मिहिर भोज आ गए। मिहिर भोज के बाद हमने महिपाल, जयपाल को देखा। फिर हमारे कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो देख ली। फिर हमारे जेजाक गुप्ती चंदेल वंश आ गया, जिसमें हमने सबसे पहले बागपति मुंज को देखा। याद रखिएगा, विंध्य पर्वत को इनने क्या बोला था? आनंद धाम बोला था। विंध्य पर्वत को इनने क्या बोला है? आनंद धाम बोला है। ये भी आप याद रखिएगा ना, विंध्य पर्वत को आनंद धाम बोला है। इसके बाद जय शक्ति आए। जय शक्ति के बाद विजय शक्ति आए। विजय शक्ति के बाद यशोवर्मन आए। तो हमारे आज यहाँ तक के टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब कल हम फिर मिलेंगे आपके लिए नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे, है ना। और आपके लिए आगे के वंश इसमें बताए जाएंगे। अब इसके बाद हम कल क्या देखेंगे? तो कल हम राजा गंडदेव को देखेंगे। फिर इसके बाद विद्याधर जी को देखेंगे। फिर आगे इसमें बहुत सारे राजा हैं, उन सबको देखेंगे। लीजिए आपके लिए कुछ नया आया है। इसमें हम नीति आयोग का आपका फर्स्ट पार्ट डल चुका है, तो आप इसे हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और आपको कैसा लगे ये पार्ट, उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर इसके बाद आपके कल ये आपको मिल जाएगी एशियन गेम्स के बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है स्टार्टिंग से एंड तक, वो सब इसमें आपको कल आपको विद्यालयपुर दे देगा। ये कल आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो कल आप इसे देख सकते हैं। कल इसे आप सुबह जल्दी देख सकते हैं। ये सुबह आपको 9 बजे तक अपलोड हो जाएगी, 9 बजे आप इसे देख पाएंगे। जिसमें हमने 107 मेडल इंडिया ने क्या करे हैं? जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने? तो इंडिया ने जीते हैं 107 मेडल। कितने मेडल जीते हैं? आपके 107 मेडल जीते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये आपको अब कल मिलेगी वाली, मगर इससे पहले वाली ये अपलोड हो चुकी है। आप इसे जाके यूट्यूब पे जाकर हमारी क्लास पे देख सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? ये 10 यूनिट है, 10 यूनिट टॉपिक वाइज आपके सारे आयोग चल रहे हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। सारे आयोग आपको डिटेल में दिए जा रहे हैं, इतने मतलब जितनी अच्छे से हो सके उतने अच्छे डिटेल में सारे आर्टिकल वाइज दिए जा रहे हैं। और अगर आपको अभी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो सब आपको
आपको क्वेश्चन लगवा रहे हैं या MCQs लगवा रहे हैं, इसमें पूरे डिटेल क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप इसे जाकर देखिए और कैसी लगी उसके बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आइए, तो अब हमारा आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। आज की क्लास कैसी लगी तो एक बार बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ शेयर किया करें क्लास को, प्लीज़ लाइक किया करें, क्योंकि आप लाइक करते हो तो हमें और अच्छे हम कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, और अच्छी तरीके से आपको और ज़्यादा डिटेल बताने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको लाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा टॉपिक अच्छे से अच्छा आपको देने की कोशिश करते हैं। और आप अपनी हमारी क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। और प्लीज़, आप लोग देखते सब लोग हैं, लाइक कम लोग करते, तो प्लीज़ लाइक भी किया करें। लाइक करना हमको खुशी मिलती है जब आप लाइक करते हो, तो आप हमारी क्लास को पसंद करते हो, उसको लाइक करते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी समय। आपके लिए फिर हम एक नया टॉपिक क्लास में लेकर आएंगे, नए राजवंशों को लेकर आएंगे। जो बचे हुए राजवंश हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो कल फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों।